जरा सोचिए, एक बहुत ही सफल सैन्य अभियान अभी अभी पूरा हुआ है। सेना एकदम जश्न मना रही है और उस सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो सेनापति लौट कर आता है और इनाम के तौर पर अपने ही चाचा की हत्या करवा देता है। बिल्कुल अपने ही सगे चाचा की। और वो चाचा कोई आम इंसान नहीं है, वो देश का सुल्तान है। और हत्या के तुरंत बाद वो भतीजा सीधे तख्त पर काबिज हो जाता है। हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी गेम ऑफ थ्रोन्स की खूनी पटकथा जैसा लगता है ना। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम हकीकत है। ये साल 1296 की हकीकत है और ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के कड़ा में घटी थी। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने आप देख सकते हैं ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और लेखों का एक बहुत बड़ा ढेर रखा है। हाँ, काफी सारे नोट्स हैं आज। और इन पन्नों में उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की जो तस्वीर उभरती है ना, वो किसी शांत या धूल भरे संग्रहालय जैसी तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा, ये एक बेहद अशांत और उबलती हुई भूमि की तस्वीर है। मतलब इन दस्तावेजों को खंगालने पर यह साफ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र केवल एक मूक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं था। तो फिर क्या था ये? ये वो सक्रिय ज्वालामुखी था, या यूं कहें कि वो मुख्य बिसात की जिसने सदियों तक भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का भाग्य तय किया। इसी जमीन ने विशाल सत्ताओं को जन्म दिया और अंततः उन्हें दफना भी दिया। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हमारे जितने भी स्रोत हैं वो पूरी तरह से तथ्यात्मक हैं। इनमें बाकायदा तारीखें हैं, शासकों के नाम हैं, युद्ध के मैदानों का जिक्र है। हाँ, लेकिन हम यहाँ केवल इन तारीखों या इमारतों के नाम रटने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे इस एक क्षेत्र ने पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति को अपने इशारों पर नचाया। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भव्य राजधानियों और संगमरमर के महलों के निर्माण से पहले सत्ता हथियाने का असली और क्रूर खेल चल रहा था, जो सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, इन स्रोतों को देखकर तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश का भूगोल सचमुच में सत्ता के किसी क्रूर खेल का मैदान था। जो उदाहरण मैंने शुरुआत में दिया, वो कड़ा का उदाहरण, वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है। जी। तो ये कड़ा असल में क्या था और वहां हुआ क्या था? देखिए, कड़ा जो आज की प्रयागराज के पास गंगा नदी के तट पर स्थित है, मध्यकाल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई हुआ करता था। इसे उस समय इक्ता कहा जाता था। अब सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि इक्ता सल्तनत काल में जमीन के उस टुकड़े या प्रांत को कहते थे जिसका राजस्व एक सूबेदार को अपनी सेना बनाए रखने के लिए दिया जाता था। अच्छा, तो ये एक तरह की फंडिंग थी। बिल्कुल। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी इसी कड़ा का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर एक बहुत बड़ा और सफल आक्रमण किया था और वहां से अपार संपत्ति लूट कर लाया था। और फिर उसका चाचा उससे मिलने आया? हाँ, उसका चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने और बधाई देने कड़ा पहुंचा। और वहीं एकदम गंगा के किनारे अलाउद्दीन ने धोखे से सुल्तान की हत्या करवा दी। बाप रे! और हत्या करके दिल्ली के तख्त पर अपना दावा ठोक दिया। मतलब ये तो इतिहास के सबसे नाटकीय और खूनी तख्ता पलट में से एक है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या कड़ा सिर्फ एक इत्तेफाक से इस घटना का गवाह बना? नहीं नहीं, इतिहास में भूगोल कभी इत्तेफाक नहीं होता। मध्यकाल में जो नदियां थीं, खासकर गंगा और यमुना, वो केवल पानी के स्रोत नहीं थी। तो क्या थी? ये उस समय के सुपर हाईवे थे। मतलब व्यापार, रसद और भारी सेनाओं की आवाजाही इन्हीं जल मार्गों के जरिए होती थी। कड़ा जैसी जगहें दिल्ली और पूर्वी भारत, खासकर समृद्ध बंगाल के बीच का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट थी। चोक पॉइंट मतलब जहां से सबको गुजरना ही पड़े। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे दिल्ली के तख्त को चुनौती देनी है तो इस चोक पॉइंट पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो इन रास्तों की चाबी अपने पास रखता था वही सत्ता का खेल नियंत्रित कर सकता था। ओ, अब समझ आ रहा है। मतलब जो नदी पर नियंत्रण रखेगा वो सत्ता पर नियंत्रण रखेगा। एकदम सही। और ये पैटर्न ये सिर्फ सल्तनत काल तक ही सीमित नहीं रहा। मैंने देखा कि हमारे स्रोतों में मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध का भी बहुत विस्तार से जिक्र है। हाँ, वो भी इसी जमीन पर लड़ा गया था। बिल्कुल। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटों के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ, सामूगढ़ और खजवाहा के युद्ध, वो इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। मुगलों का वो उत्तराधिकार युद्ध रणनीति और धोखे का एक चरम बिंदु था। अगर हम तारीखों पर जाएं तो 29 मई 1658 को सामूगढ़ में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ। सामूगढ़ आगरा के पास है। हाँ,
यहाँ औरंगजेब और उसके भाई मुराद की संयुक्त सेना ने अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह की शाही सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस एक युद्ध ने पूरे मुगल साम्राज्य की दिशा ही बदल के रख दी। और फिर औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर दिया था, है ना? बिल्कुल। जीतने के तुरंत बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में आजीवन नजरबंद कर दिया। और इतना ही नहीं, और क्या किया? जिस भाई मुराद ने उसका साथ दिया था उसे भी धोखे से बंदी बना लिया। उफ, ये तो सच में बहुत क्रूर था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके ठीक 1 साल बाद 1659 में खजुहा में, जो आज के फतेहपुर जिले में है, औरंगजेब ने अपने एक और भाई शाह शुजा को हराया और सत्ता पर अपना निर्विवाद कब्जा जमा लिया। तो सामूगर और खजुहा भी कड़ा की तरह ही रणनीतिक जगह रही होंगी। 100%। ये वो भौगोलिक चोक पॉइंट्स थे जहां से सेनाओं को रोकना या दिल्ली की ओर कूच करना सबसे आसान था। मतलब ये सब इतना हिंसक है। स्रोतों में एटा जनपद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वर्गद्वारी की स्थापना का भी जिक्र है। हाँ, जो शायद अकाल से बचने या विद्रोहों को दबाने के लिए एक रणनीतिक शिविर था। सही। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, मतलब एक तरफ इन जगहों पर सुल्तानों और राजकुमारों का खून बह रहा है, तख्ता पलट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ उसी कड़ा में, उसी दौर में संत मलुकदास जन्म ले रहे हैं, भक्ति और वैराग्य की बातें हो रही हैं। मतलब ये कैसा विरोधाभास है? ये बहुत दिलचस्प बात पकड़ी आपने। सत्ता का संघर्ष और आम जनजीवन का ये विरोधाभास, ये इतिहास की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रकृति है। वो कैसे? ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का वो जो हिंसक खेल था ना, वो समाज के एक बहुत छोटे अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित था। महलों और युद्ध के मैदानों में भाई भाई का कत्ल कर रहे थे। हाँ। लेकिन उसी जमीन पर, उसी गंगा के किनारे, आम लोगों की जो आध्यात्मिक चेतना थी, वो अपनी एक समानांतर धारा में बह रही थी। संत मलुकदास का कड़ा में होना ये बताता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा इन खूनी तख्ता पलटों से दूर अपनी जीवन दृष्टि तलाश रहा था। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। लेकिन खैर, खून खराबे से सत्ता तो मिल गई। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, जब कोई शासक अपने पिता को नजरबंद करके या चाचा की हत्या करके तख्त पर बैठता है, तो उसके सामने अपनी उस नई नवेली सत्ता को वैध साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना? बिल्कुल। उसे अपनी छवि सुधारनी होती है। हाँ, उसे दुनिया को अपनी ताकत और अपनी स्थिरता दिखानी होती है। मतलब आज की भाषा में कहें तो उसे एक बहुत बड़ी पीआर मशीनरी की आवश्यकता होती है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पीआर मशीनरी। और मुझे लगता है कि यहीं से भव्य राजधानियों और स्मारकों के निर्माण का अर्थशास्त्र शुरू होता है। तो खूनी रणभूमियों से निकलकर अब हमारी चर्चा आगरा और फतेहपुर सीकरी के वैभव की ओर बढ़ती है। देखिए, भव्यता हमेशा से क्रूरता को छिपाने और शक्ति को प्रदर्शित करने का सबसे कारगर औजार रही है, और आगरा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। दस्तावेजों में आगरा की स्थापना का क्या इतिहास है? स्रोतों के अनुसार सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, और इसका कारण पूरी तरह से आर्थिक और रणनीतिक था। व्यापारिक मार्गों की वजह से? हाँ, आगरा उस व्यापारिक मार्ग पर स्थित था जो राजस्थान और दक्षिण में मालवा की ओर जाता था। बाद में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे यह शहर शिक्षा और कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन जो शाही ग्लैमर हमने मुगल काल में देखा, वो तो बिल्कुल अलग स्तर का था। बिल्कुल। मुगल काल में आगरा ने जो दिखावा देखा वो अद्वितीय था। और मुझे तो जहांगीर का काल इस दिखावे का एकदम चरम लगता है। हमारे दस्तावेजों में सिकंदरा का जिक्र है, जहां एक विशाल और खूबसूरत बागीचे के बीच अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा किया गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ी स्थापत्य कला की उपलब्धि थी। लेकिन फिर जहांगीर के उस मशहूर प्रयोग की बात आती है। मतलब उसने आगरा के किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक सोने की एक जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर। हाँ, ऐसा प्रचारित किया गया कि न्याय चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से अपनी फरियाद कर सकता था। मतलब सोचिए, ये तो 17वीं सदी के किसी डायरेक्ट कस्टमर केयर हेल्पलाइन जैसा लगता है। ये तुलना काफी सटीक है। लेकिन विरोधाभास देखिए, उसी आगरा के मुसम्मन बुर्ज का भी जिक्र है, जहां से शाही हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थीं। और वो मीना बाजार लगता था, जहां जहांगीर पहली बार नूरजहां से मिला था। और नूरजहां के काल में ही तो वास्तुकला में एक नया मोड़ आया था। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। ये इमारत कई मायनों में खास है, क्योंकि ये पूरी तरह श्वेत संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। ओहो, मतलब ताजमहल से भी पहले? हाँ, बिल्कुल।
और इसी मकबरे में पित्रादुरा शैली का बेहतरीन काम किया गया। ये पित्रादुरा शैली क्या होती है? पित्रादुरा का मतलब है सफेद संगमरमर को तराशकर उसमें नीलम, पन्ना और अन्य बेशकीमती रत्नों या रंगीन पत्थरों को जड़ने की बेहद बारीक और महंगी कला। ये तकनीक आगे चलकर शाहजहां के ताजमहल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। मतलब पत्थरों के अंदर कीमती रत्न जड़ना कमाल है। हाँ, और राल्फ फिच और फ्रांसवा बर्नियर जैसे विदेशी यात्रियों ने जब आगरा के इस वैभव को देखा तो वे चकित रह गए और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में इसकी खुलकर प्रशंसा भी की। तो यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है। पूछिए। क्या ये सारी वास्तुकला, ये सोने की जंजीर, ये मीना बाजार और पित्रादुरा का काम, क्या ये केवल साम्राज्य का अहंकार और मनोरंजन था? या इसके पीछे कोई बहुत ठोस अर्थशास्त्र काम कर रहा था? जी, क्योंकि स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य छिपा है। आगरा के आसपास के क्षेत्रों में नील यानी इंडिगो की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती थी। हाँ, इंडिगो। तो क्या इस नील की खेती और इन संगमरमर के मकबरों के बीच कोई संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। देखिए, वास्तुकला सिर्फ कला का प्रेम नहीं थी, ये राजनीतिक शक्ति का सबसे प्रभावशाली और स्थायी विज्ञापन था। और नील की खेती और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इस भव्यता को वित्त पोषित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब नील से पैसा आ रहा था? बिल्कुल। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में कपड़ा उद्योग के लिए भारतीय नील की भारी मांग थी और आगरा इस व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यूरोपीय व्यापारी चांदी लेकर आते थे और यहाँ से नील ले जाते थे। ओह, तो वो जो चांदी आ रही थी उसी से ये सब बन रहा था? बिल्कुल। इस भारी विदेशी व्यापार से मुगल खजाने में जो अपार धन आया, उसी ने ताजमहल और भव्य किलों की नींव रखी। समझ गई। जब कोई आम इंसान या कोई विदेशी राजदूत ताजमहल या मुसम्मन बुर्ज को देखता था, तो ये वैभव उसके दिमाग में साम्राज्य के अजेय और असीमित धनवान होने की छवि उकेर देता था। और वो न्याय की सोने की जंजीर भी इसी विज्ञापन का हिस्सा थी। 100%। ये दिखाने के लिए कि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है जो सीधे न्याय देता है। ये जनता के मन में खौफ और श्रद्धा दोनों को एक साथ बनाए रखने का एक बेहद परिष्कृत तरीका था। क्या बात है। और सिर्फ आगरा ही नहीं, अकबर ने तो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को भी एक पवित्र और भव्य प्रतीक के रूप में खड़ा किया था। हाँ, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति अपने सम्मान को दर्शाने के लिए करवाया था। 1571 से 1585 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। और जहांगीर का जन्म भी तो वहीं हुआ था ना? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि अकबर के उत्तराधिकारी सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसका जन्म वहीं शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। हमारे स्रोतों में फतेहपुर सीकरी की कई शानदार इमारतों का उल्लेख है, मतलब पूरी लिस्ट है। जैसे शेख सलीम का मकबरा, वो विशाल बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल और दीवाने खास, और हाँ, वो अनूठा पंच महल भी। बिल्कुल। ये पूरा शहर ही मतलब पत्थर में तराशा गया एक राजनीतिक बयान लगता है। इसके अलावा दस्तावेजों में ये भी है कि अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना की, उसे इलाहाबाद नाम दिया और वहां गंगा यमुना के संगम पर एक अभेद्य किले का निर्माण करवाया। और संभल और मेरठ के भी संदर्भ मिलते हैं हमें। हुमायूं ने संभल का क्षेत्र अपने भाई अस्करी को दिया था और वहां बाबर द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद भी है। हाँ, लेकिन जो बात मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से मौर्य काल के पुराने अशोक स्तंभ को उखड़वाकर दिल्ली में स्थापित करवा लिया था। देखिए, किसी पुराने ऐतिहासिक स्तंभ को अपनी राजधानी में ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका क्या मतलब था? ये केवल एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि प्राचीन भारत की महानता और सत्ता अब उनके नियंत्रण में है। ये वैधता हासिल करने का एक तरीका था। तो इस सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मतलब भले ही इन सुल्तानों और मुगलों के पास भव्य राजधानियां थीं, असीमित खजाना था और न्याय की सोने की जंजीरें थीं, हाँ, लेकिन जब हम इन ऐतिहासिक नोट्स को गहराई से पढ़ते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि साम्राज्य पर असली नियंत्रण तब तक संभव नहीं था जब तक कि क्षेत्रीय विद्रोहों और उनके अजेय किलों को शांत न कर दिया जाए। बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये। सत्ता का केंद्र तो आगरा या दिल्ली में था, लेकिन क्षेत्रीय बाहुबल की असली परीक्षा दूर दराज के पहाड़ी किलों पर हो रही थी। मतलब
कालिंजर और चुनार के किले मुझे किसी वीडियो गेम के बॉस लेवल जैसे लगते हैं जिन्हें हर नया शासक हैक करना चाहता था। बॉस लेवल का ये रूपक यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। कालिंजर को ही लेते हैं, जो आज के बांदा जिले में स्थित है। इसका इतिहास बहुत ही लंबा और खूनी रहा है। राजपूतों का शासन था वहां शुरुआत में। हाँ। फिर 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया, लेकिन ये किला अभेद्य बना रहा। फिर ऐबक ने भी तो हमला किया था। हाँ, 1202 में जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया, लेकिन कालिंजर कभी पूरी तरह से किसी के सामने झुका नहीं। और शेरशाह सूरी की मौत भी तो यहीं हुई थी। बिल्कुल। 1545 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने कालिंजर की घेराबंदी की और ये अभियान उसके लिए शाब्दिक रूप से जानलेवा साबित हुआ। वो बारूद का विस्फोट है ना? हाँ, किले की दीवार को उड़ाने के लिए जब बारूद का विस्फोट किया जा रहा था तो एक गोला वापस आकर बारूद के ढेर पर गिरा और शेरशाह सूरी की जलने से मौत हो गई। बाप रे। अंततः कई दशकों बाद 1569 में जाकर अकबर की सेना ने वहां के शासक रामचंद्र को हराकर कालिंजर पर स्थायी आधिपत्य जमाया। और चुनार का किला भी कुछ कम खतरनाक नहीं था। मैंने पढ़ा कि 14वीं शताब्दी में चुनार पर चंदेलों का राज था। बाबर ने उस पर अधिकार किया, फिर हुमायूं ने इसकी लंबी घेराबंदी की, लेकिन अंततः शेरशाह सूरी ने चुनार पर अपना सफल नियंत्रण स्थापित किया था। इसी तरह महोबा भी एक शक्ति का केंद्र था। 821 ईस्वी में महोबा चंदेलों की राजधानी थी और स्रोतों के अनुसार इसे प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति कहा जाता था। गढ़कुंडार में भी यही देखने को मिला। चंदेल शासक परमाल को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, फिर उनके सेनानायक खेत सिंह ने खंगार राज्य की स्थापना की और बाद में बलबन के समय बुंदेलों ने इस पर अधिकार कर लिया था, जो 1531 तक उनकी राजधानी रही। हाँ, और कोइल, जिसे आज हम अलीगढ़ कहते हैं, और जालौन के कालपी में भी यही नियंत्रण की लड़ाई दिखी। पास तो बारूद था, भारी तोपें थीं और लाखों की सेना थी, फिर भी ये क्षेत्रीय किले उनके लिए इतने बड़े सिरदर्द क्यों बने हुए थे? देखिए, इस सवाल का जवाब अकिलीस हील या कहें कि कमजोर खड़ी के सिद्धांत और उस समय के सैन्य भूगोल में छिपा है। भूगोल कैसे? ये किले केवल पत्थर और गारे की दीवारें नहीं थे। ये स्थानीय राजपूत, अफगान और बुंदेला शक्तियों के स्वाभिमान, उनकी स्वतंत्रता और प्रतिरोध के जीवित प्रतीक थे। जब तक कालिंजर या चुनार जैसे किले स्वतंत्र रूप से खड़े थे, तब तक दिल्ली का कोई भी बादशाह खुद को पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद स्वामी नहीं मान सकता था। और तकनीकी रूप से तोपें क्यों काम नहीं आती थीं? तकनीकी रूप से देखें तो ये किले बहुत ही ऊंची खड़ी पहाड़ियों पर या घने जंगलों के बीच बनाए गए थे। इन भौगोलिक स्थितियों में भारी मुगल तोपखाने को ऊपर ले जाना या प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो जाता था। अच्छा, तो इसलिए घेराबंदी करनी पड़ती थी? बिल्कुल। मुगलों को महीनों, कभी-कभी सालों तक घेराबंदी करनी पड़ती थी। इन किलों का अजेय रहना इसी बात का संकेत था कि केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण अभी भी पूर्ण नहीं है। मतलब ये किले साम्राज्य की नाक के नीचे उसकी अजेयता को सीधी चुनौती दे रहे थे। जब तक वो दीवारें खड़ी थीं, सत्ता का खौफ अधूरा था। सही कहा। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जैसे जैसे हम अपने स्रोतों के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? क्षेत्रीय केंद्रों की ओर जाने लगी। और हैरानी की बात यह है कि राजनीति के इसी विकेंद्रीकरण ने संस्कृति और कला के एक नए स्वर्ण युग को जन्म दिया। हाँ, और जौनपुर की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जौनपुर का उदय राजनीतिक विखंडन का एक सीधा परिणाम था। 1358-59 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक, जिसे प्यार से जौना खां कहा जाता था, उसकी याद में जौनपुर शहर बसाया था। लेकिन फिर 14वीं सदी के अंत में? हाँ, 14वीं सदी के अंत में जब दिल्ली में तुगलक वंश का पतन शुरू हुआ और तैमूर का आक्रमण हुआ, तो सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। और इसी शून्य का फायदा उठाकर 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की सल्तनत की स्थापना कर दी। और फिर कलाकार वहां चले गए? बिल्कुल। जब दिल्ली अस्थिर थी तो विद्वान, संगीतकार और शिल्पकार जौनपुर भाग गए। शर्की शासकों ने उन्हें भारी संरक्षण दिया और इसे शिराज़-ए-हिंद कहा जाने लगा। हाँ, वास्तुकला और शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर इतना समृद्ध हो गया कि उसे शिराज़-ए-हिंद कहा जाने लगा। शिराज फारस का एक शहर था जो अपनी उच्च संस्कृति के लिए जाना जाता था, और जौनपुर भारत का शिराज बन गया था।
और ये केवल जौनपुर तक सीमित नहीं था। हमारे दस्तावेजों में बदायूं और बुलंदशहर के बरन का भी बहुत महत्व बताया गया है। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले यहीं का सूबेदार था। और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध भी तो वहीं से है। हाँ, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी दोनों का संबंध बदायूं से ही है। इसी तरह बरन, जो आज का बुलंदशहर है, वहां से इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी आते थे। सही। और फिर जैसे जैसे हम मुगलों के पतन की ओर आते हैं, मथुरा का नाम उभरता है, जहां औरंगजेब के विरुद्ध कड़ा विद्रोह कर जाट नेता बदन सिंह और सूरजमल ने अपने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की। देखिए, जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है ना, जो राजस्व पहले सीधे दिल्ली के खजाने में जाता था, वो अब इन क्षेत्रीय राजधानियों में रुकने लगता है। हाँ। और ये नया क्षेत्रीय धन अपनी वैधता स्थापित करने के लिए संस्कृति का सहारा लेता है। और मुझे लगता है कि ये विखंडन और सांस्कृतिक उदय अवध में जाकर अपने चरम पर पहुंचता है। नवाब आसुफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ लाई गई। और लखनऊ जल्द ही नजाकत, शायरी और कथक नृत्य का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छत्रमंजिल जैसी शानदार इमारतें बनाई गईं, जो वास्तुकला का सच में अद्भुत नमूना है। और झांसी भी तो उसी दौरान उभर रही थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ 1613 में बीर सिंह बुंदेला द्वारा स्थापित झांसी भी एक प्रमुख केंद्र बन रही थी, जिसे 1732 के जयपुर युद्ध के बाद छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। हाँ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। क्या? एक तरफ जौनपुर शिराजे हिंद बन रहा था और लखनऊ में कथक और भूल भुलैया का निर्माण हो रहा था। क्या ये सांस्कृतिक उछाल साम्राज्यों की ताकत का प्रतीक था या उनकी अंदरूनी कमजोरी का संकेत? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी पूरी तरह से दिवालिया होने वाली होती है, तभी वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी सबसे शानदार और महंगी ऑफिस पार्टी देती है। ये कॉर्पोरेट कंपनी वाला उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक है। सच कहूं तो राजनीतिक विखंडन अक्सर सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म देता है। मतलब ये एक सॉफ्ट पावर थी। बिल्कुल। जौनपुर के शर्की शासकों और लखनऊ के नवाबों के पास दिल्ली के सुल्तानों या मुगलों जैसी विशाल सैन्य ताकत नहीं थी। इसलिए उन्होंने खुद को महान साबित करने के लिए सॉफ्ट पावर यानी कला, संगीत और वास्तुकला का सहारा लिया। लेकिन इसका नुकसान भी तो हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी सांस्कृतिक समृद्धि और राजनीतिक ढीलेपन ने एक नए और ज्यादा खतरनाक आक्रमणकारी के लिए दरवाजे खोल दिए, और वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, अंग्रेज। जब साम्राज्य टुकड़ों में बटा हुआ था, तो अंग्रेजों के लिए उन्हें एक एक करके कूटनीति और युद्ध से जीतना बहुत आसान हो गया। 1856 में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर पदच्युत कर दिया और अवध को हड़प लिया। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, जिस राजनीतिक विखंडन और संस्कृति ने इन राज्यों को कमजोर किया, 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कड़ा और हिंसक प्रतिरोध भी इन्हीं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों से मिला। बिल्कुल, ये सचमुच एक अद्भुत चक्र है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की पत्नी थी, उन्होंने अपने राज्य के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी। आज भी झांसी में मौजूद रानी का महल, महादेव मंदिर और मेहदी बाग उस अदम्य प्रतिरोध की गवाही देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अगर एक ऐसे साम्राज्य की बात की जाए जिसका केवल नाम सुनकर ही दूर दूर के राजा कांप उठते थे, तो जहन में सीधे तौर पर मुगल साम्राज्य की ही तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, मुगलों का दबदबा तो था ही। हाँ, तो 18वीं सदी की शुरुआत तक ये दबदबा एकदम अपने चरम पे था। और उनका जो सबसे मजबूत केंद्र था, जिसे साम्राज्य का हार्टलैंड या धड़कता हुआ दिल कह सकते हैं, वो क्षेत्र था जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। सही कहा, पूरा दोआब और उसके आसपास का इलाका। लेकिन इतिहास के पन्नों में ना एक बहुत ही गहरा रहस्य दर्ज है। मैं सोच रही थी कि जो क्षेत्र सत्ता का इतना बड़ा और अजय केंद्र हुआ करता था, वो सिर्फ 100-125 साल के भीतर पूरी तरह से एक विदेशी व्यापारिक कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम पर कैसे आ गया? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब एक विशाल साम्राज्य से लेकर एक ब्रिटिश प्रांत बनने तक का ये सफर इतनी तेजी से कैसे तय हुआ? और नाटकीय बदलाव में से एक है। अक्सर हम इतिहास को ना केवल युद्धों के नजरिए से देखते हैं। हाँ, कि एक युद्ध हुआ और सब बदल गया।
बिल्कुल। लेकिन सत्ता कभी भी सिर्फ एक दिन के युद्ध में नहीं पलटती है, ये धीरे धीरे खोखली होती है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास पर वो बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन पेश करते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर हम केवल ये नहीं समझेंगे कि 1707 से 1836 के बीच क्या हुआ, अच्छा, बल्कि हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो ये दिखाती हैं कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक ढांचा छोटे छोटे लालच, आपसी अविश्वास और क्या कहते हैं कूटनीतिक चूकों के कारण अंदर से टूट गया। और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य विषय है। हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे क्षेत्र को कैसे निकला। तो चलिए इस उलझी हुई डोर का पहला सिरा पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। 1707 ईस्वी जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से मुगल सत्ता का वो विशाल ढांचा चरमराने लगा था। लेकिन अचानक से सब खत्म नहीं हुआ। एक अजीब सा सत्ता का खालीपन या वैक्यूम पैदा हुआ। तो क्या इस वैक्यूम का फायदा उठाने के लिए स्थानीय ताकतें आगे नहीं आईं? सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि वो कभी खाली नहीं रहती, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली का मुगल दरबार एक तरह से साजिशों का अड्डा बन गया था। मतलब सेंटर कमजोर हो गया एकदम। और केंद्र के कमजोर होते ही परिधि पर जो क्षेत्रीय ताकतें मौजूद थी उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं जगानी शुरू कर दी। इस समय के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। 1707 से लेकर 1757 मतलब प्लासी के युद्ध के आसपास तक इस पूरे हार्टलैंड में 5 नए और लगभग स्वतंत्र राज्य उभरकर सामने आए। अगर मैं इसे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के उदाहरण से समझाऊं, जहां का सबसे कड़क और पूरा नियंत्रण रखने वाला सीईओ अचानक चला जाए, हाँ, ये सही तुलना है, और उसकी जगह लेने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी न हो, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी के अलग अलग रीजनल मैनेजर्स होते हैं वे अक्सर खुद को ही अपनी अपनी शाखा का मालिक समझने लगते हैं। क्या 1707 के बाद उत्तर भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी? ये कॉर्पोरेट वाला उदाहरण उस समय की स्थिति पर काफी हद तक सटीक बैठता है। मुगल दरबार बस एक कमजोर हेडक्वार्टर बन चुका था और 5 रीजनल मैनेजर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके थे। तो ये 5 मैनेजर कौन थे? पहला राज्य था मेरठ और बरेली के उत्तर का क्षेत्र, जहां नाजिब खान नाम के एक प्रभावशाली पठान नेता ने अपना स्वतंत्र दबदबा बना लिया था। अच्छा, नाजिब खान। दूसरा, उसी के करीब दोआब क्षेत्र में रोहेलों ने रोहेलखंड नाम से अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। रोहेलखंड। और तीसरा केंद्र था मध्य दोआब में फर्रुखाबाद, जहां बंगश पठानों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। यानी पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलग अलग गुटों में बंट चुका था। लेकिन पूर्वी हिस्से और दक्षिण का क्या, वहां कौन सी ताकतें उभर रही थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश और आज के लखनऊ कानपुर क्षेत्र को मिलाकर एक बहुत बड़ा और समृद्ध इलाका अवध के नवाब के अधीन आ गया था। अवध, ये तो बहुत अहम है। बहुत अहम। ये चौथा बड़ा राज्य था। और 5वां था दक्षिण की तरफ का बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और वे उत्तर की ओर लगातार विस्तार कर रहे थे। यहाँ ना एक बात बहुत उलझन में डालने वाली है। मतलब ये 5 ताकतें, नाजिब खान, रोहेले, बंगश पठान, अवध के नवाब और मराठे, क्या ये सब ये नहीं देख पा रहे थे कि दिल्ली कमजोर हो रही है? हाँ। अगर ये सब एक साथ आ जाते या कम से कम इनके बीच कोई आपसी तालमेल होता तो शायद वे एक नया और मजबूत साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। क्या इनके बीच कोई कूटनीतिक गठबंधन था या ये सभी बस एक दूसरे की जमीन हड़पने में ही लगे थे? देखिए, इन 5 के बीच सबसे बड़ी समस्या ही यही थी कि इनकी कोई संयुक्त दृष्टि या आप जिसे कहें पैन इंडिया विजन वो था ही नहीं। मतलब बस अपने अपने इलाके से मतलब था। बिल्कुल। ये क्षेत्रीय ताकतें मुगल साम्राज्य के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने के बजाय मुगल साम्राज्य के अवशेषों को लूटने में लगी थी। जमीनी हकीकत तो ये थी कि रोहेले और अवध के नवाब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बाप रे। और मराठे पूरे उत्तर भारत से चौथ यानी टैक्स वसूलना चाहते थे, जिससे स्थानीय पठान और नवाब उनसे सख्त नफरत करते थे। वे सब एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डाल रहे थे। तो कोई एकता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हर कोई बस ये चाहता था कि वो मुगल सम्राट का वजीर या प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि सम्राट के नाम का इस्तेमाल करके अपने ही पड़ोसियों को कुचल सके। तो एक तरफ अंदरूनी कलह एकदम अपने चरम पर थी और दूसरी तरफ उत्तर भारत बाहरी हमलों के लिए पूरी तरह से खुल चुका था। सही कहा। यहीं से कहानी में वो 2 ऐतिहासिक युद्ध प्रवेश करते हैं जिन्होंने इस बिखरे हुए परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, और इस अंदरूनी कमजोरी का सीधा फायदा बाहरी ताकतों को ही मिला। पहला बड़ा झटका था 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध।
1761। इस युद्ध में मराठों, जाटों और राजपूतों की एक तरह से कमर ही टूट गई। मराठों को जो भयंकर पराजय झेलनी पड़ी ना, उसने ये साफ कर दिया कि भारत की कोई भी स्वदेशी शक्ति इतनी मजबूत नहीं बची है जो पूरे उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे ला सके। लेकिन पानीपत से भी ज्यादा दिलचस्प वो घटना है जो ठीक 3 साल बाद घटी, क्योंकि हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि 1764 का बक्सर का युद्ध वो मील का पत्थर था जिसने असल में उत्तर भारत का भाग्य हमेशा के लिए तय कर दिया। एकदम सही। इस युद्ध में मुगल सत्ता का खोखलापन पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। देखिए, बक्सर का युद्ध ना केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, वो एक पूरे युग का अंत था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने जो गठबंधन खड़ा था वो कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं था। हाँ, उसमें तो कई बड़ी ताकतें थीं। बिल्कुल, उसमें अवध के शक्तिशाली नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। मतलब ये पूरे उत्तर भारत की संयुक्त सैन्य ताकत का प्रदर्शन था। हाँ, और जब ये विशाल संयुक्त सेना मुट्ठी भर अनुशासित ब्रिटिश सैनिकों से हार गई, तो आप सोच सकते हैं कि इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना विनाशकारी रहा होगा। और उस मनोवैज्ञानिक असर का सबसे बड़ा उदाहरण हमें 1765 की इलाहाबाद की संधि के रूप में देखने को मिलता है। ये संधि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1765 से लेकर 1772 तक इलाहाबाद के किले में रहे, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में, या सीधे शब्दों में कहें तो उनकी दी हुई पेंशन पर। हाँ, पेंशनर बन गए थे। जो व्यक्ति तकनीकी रूप से हिंदुस्तान का बादशाह है, वो एक विदेशी कंपनी का आश्रित बनकर रह रहा है। और फिर वही सम्राट 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंच जाता है। क्या मुगल सम्राट अब सिर्फ एक राजनीतिक ट्रॉफी बनकर रह गया था जिसे हर कोई अपने शोकेस में सजाना चाहता था ताकि अपनी सत्ता को असली या वैध दिखा सके? इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समझा जा सकता है। बक्सर की हार ने यह साबित तो कर ही दिया था कि मुगल सम्राट की तलवार में अब कोई धार नहीं बची है। बिल्कुल। लेकिन भारत की जो आम जनता थी, किसानों और छोटे जमींदारों के मन में मुगल नाम की जो एक आभा या सम्मान था, वो अभी भी कायम था। नाम का असर था अभी भी। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चालाक थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो सीधे भारत पर राज करने का दावा करेगी तो पूरे देश में भयंकर विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने एक ढाल बना ली। एकदम। इसलिए उन्होंने सम्राट को इलाहाबाद में एक पेंशनर बनाकर रखा। उन्होंने सम्राट के नाम और उनकी मोहर का भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब रबर स्टैंप बना दिया। मुगल सम्राट अब वास्तव में एक रबर स्टैंप ही बन चुका था, जिसका काम केवल उन संधियों पर हस्ताक्षर करना था जो उनके संरक्षक, चाहे वो अंग्रेज हों या मराठे, तैयार करके लाते थे। तो सम्राट को एक किनारे करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता एकदम साफ हो गया। अब उन्हें पूरे भारत पर नियंत्रण करने के लिए किसी सम्राट की नहीं बल्कि संसाधनों और पैसे की जरूरत थी। बिल्कुल, पैसा सबसे बड़ा फैक्टर था। और इसी जरूरत ने उनका ध्यान उस समय के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य की ओर खींचा, यानी अवध। अवध अंग्रेजों के लिए सच में एक सोने की चिड़िया था। लेकिन यहाँ उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव? बक्सर जीतने के बावजूद अंग्रेजों ने अवध को सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। इसके बजाय उन्होंने कूटनीति, दबाव और सुरक्षा के नाम पर छद्म युद्धों का, यानी प्रॉक्सी वॉर्स का सहारा लिया। वे रोहेलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया। बिल्कुल। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज अवध के बहुत अच्छे दोस्त थे जो उसका विस्तार कर रहे थे। लेकिन क्या असल में वे अवध को मराठों और अफगानों के खिलाफ अपना एक बफर स्टेट या क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच नहीं बना रहे थे? ये ब्रिटिश कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, रोहेलों को हराने के लिए सेना तो अंग्रेजों की थी, लेकिन उस सेना का पूरा खर्च अवध के नवाब से वसूला गया। वाह! और फिर रोहेलखंड को अवध में मिलाकर अंग्रेजों ने अपनी सीमा से दूर एक सुरक्षित दायरा बना लिया। अगर कोई बाहरी हमलावर आता भी तो उसे पहले अवध के क्षेत्र से लड़वा पड़ता, जिससे बंगाल में सुरक्षित बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई आंच नहीं आती। ये तो एक तरह से दूसरे के घर को अपनी ढाल बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और अवध की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। 1775 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे आसफुद्दौला नवाब बनते हैं। सत्ता का जब भी ऐसा हस्तांतरण होता है जहां एक कमजोर शासक गद्दी पर बैठता है, वो बाहरी ताकतों के लिए दबाव बनाने का सबसे अच्छा मौका होता है। और अंग्रेजों ने ये मौका नहीं छोड़ा।
इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने 1775 में आसफ उद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि की। इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने बनारस का पूरा क्षेत्र अवध से काटकर अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। बनारस न केवल एक पवित्र शहर था, बल्कि व्यापार और राजस्व का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। इसी फैजाबाद की संधि में एक और बिंदु है जो बहुत अजीब लगता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों यानी नवाब की माँ और दादी की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प क्लॉज था। जब एक विदेशी गवर्नर किसी राज्य की राजमाताओं की संपत्ति की रक्षा का वचन दे रहा है, तो क्या ये सीधे तौर पर इस बात का संकेत नहीं है कि शासक अब अपने ही घर के मामलों में निर्णय लेने लायक नहीं बचा था? उसकी संप्रभुता खत्म हो रही थी। एकदम सही। जब आंतरिक पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता करने के लिए एक विदेशी शक्ति को बुलाया जाने लगे तो समझ लीजिए कि राजनीतिक पतन पूरा हो चुका है। अवध का नवाब अपने ही राज्य में, अपने घर में फैसले लेने के लिए अंग्रेजों के ठप्पे का मोहताज हो गया था। ये संप्रभुता का पूरी तरह से खोखला हो जाना था। और इस खोखलेपन के बीच ना लखनऊ में वास्तुकला की एक बहुत ही अनोखी घटना घटती है। सत्ता के इस भारी दबाव और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नवाब आसफ उद्दौला मुहर्रम मनाने के लिए एक विशाल बड़े इमाम बाड़े का निर्माण करवाते हैं। जी, बड़ा इमाम बाड़ा बहुत मशहूर है। हाँ, और इस इमारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके मुख्य हॉल में किसी भी तरह के खंभे या स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इतनी भारी छत बिना किसी पिलर के केवल ईंटों के मेहराब और आपसी संतुलन के सहारे टिकी हुई है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से तो इसे आज भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार ही माना जाता है। लेकिन क्या हम इसे उस समय के अवध की राजनीतिक स्थिति के एक रूपक या मेटाफर के तौर पर नहीं देख सकते? वो कैसे? मतलब एक तरफ अवध के पास अपनी रक्षा करने की कोई ठोस शक्ति नहीं बची थी, उसकी आर्थिक जड़ें काटी जा रही थीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा भव्य ढांचा खड़ा किया जा रहा था जिसका कोई पिलर नहीं था। क्या अवध का राज्य भी बिना किसी राजनीतिक पिलर या सेना के सहारे खड़ा नहीं था? बहुत गहरी बात है। वो एक ऐसा विशाल ढांचा बन चुका था जो केवल कूटनीतिक समझौतों की छतों से टिका था और जिसे भीतर से थामने वाला कोई मजबूत स्तंभ नहीं था। ये वास्तुकला और राजनीति के बीच का एक बेहद गहरा और सटीक संबंध आपने बताया। अवध का राजनीतिक ढांचा सच में बिना किसी स्तंभ के खड़ा था। उसकी सुरक्षा अब उसकी अपनी सेना पर नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति पर निर्भर थी। और कंपनी की ये कूटनीति कितनी आक्रामक हो सकती थी, इसका अंदाजा हमें बनारस के राजा चेत सिंह के मामले से मिलता है। 1780 का वो दौर जब अंग्रेजों ने फैजाबाद की संधि के बाद बनारस पर अपना अधिकार जमा लिया था। राजा चेत सिंह से उनका बर्ताव कैसा था? 1775 के बाद से ही अंग्रेजों की धन की लालसाना लगातार बढ़ती जा रही थी। वे लगातार युद्ध लड़ रहे थे, कभी दक्षिण में तो कभी मराठों से, और इन युद्धों का जो पूरा खर्च था वे उत्तर भारत से निकालना चाहते थे। सारा बोझ उत्तर भारत पर? बिल्कुल। उन्होंने राजा चेत सिंह से पहले तो तयशुदा टैक्स मांगा, फिर अतिरिक्त घुड़सवारों की मांग की, और जब चेत सिंह ने इन अंतहीन मांगों को पूरा करने में थोड़ी भी देरी की तो उन पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। मतलब दबाव बढ़ाते ही गए। हाँ, और 1780 तक आते आते जब चेत सिंह ने इस लगातार हो रही उगाही का विरोध किया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बिना किसी संकोच के बनारस पर हमला कर दिया, चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया और महीप नारायण सिंह को नया राजा बना दिया। ये घटना तो ये साबित करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक सामान्य व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी। जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली थी कि हमें लगातार पैसे देते रहो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी ही गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, ये तो पूरी तरह से एक एक्सटॉर्शन या किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा लग रहा है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक भाषा में चाहे जो भी नाम दिया जाए, इसका मूल स्वभाव तो एक प्रोटेक्शन रैकेट जैसा ही था। हाँ, बिल्कुल। और ये केवल बनारस तक सीमित नहीं रहने वाला था। इसके बाद तो अवध का पूरा खजाना खाली करने का एक व्यवस्थित दौर ही शुरू हो गया। 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु हुई, कुछ महीनों के लिए वजीर अली नवाब बना और फिर 1798 में सादात अली खान को अवध की गद्दी सौंपी गई। सादात अली खां के गद्दी पर बैठने के बाद का जो समय है वो शायद अवध के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय है। बिल्कुल। 1801 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो समझौता किया वो एक तरह से पूर्ण आत्मसमर्पण था। सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद का बेहद मजबूत और सामरिक महत्व वाला किला अंग्रेजों के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो आर्थिक मांग है जो उन पर थोपी गई।
बाह्य आक्रमण से अवध की सुरक्षा के नाम पर सआदत अली खान ने हर साल 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वादा किया। जी, 76 लाख। 76 लाख रुपए उस जमाने में ये तो कोई मामूली रकम नहीं थी। एक राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए ये आंकड़ा काफी था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि, या जिसे अंग्रेजी में हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, उसका सबसे खतरनाक और सोची समझी साजिश वाला हिस्सा था। ये नीति बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करती थी। अंग्रेज पहले शासकों के मन में ये खौफ पैदा करते थे कि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाले हैं। डर का व्यापार। एकदम। फिर वे प्रस्ताव देते थे कि हमारी आधुनिक ब्रिटिश सेना आपके राज्य में रहेगी और आपकी रक्षा करेगी, लेकिन इस सेना का पूरा खर्च शासक को उठाना होगा। और वो खर्च इतना ज्यादा होता था। बिल्कुल। 76 लाख रुपए की ये रकम असल में चुकाने के लिए नहीं, बल्कि शासक को दिवालिया बनाने के लिए ही तय की गई थी। अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी राज्य इतना भारी भरकम कर हर साल नहीं दे सकता। तो ये एक तरह का जानबूझकर बिछाया गया कर्ज का जाल या डेट ट्रैप था। और ये जाल कितनी जल्दी कस गया, इसका सबूत हमें 1808 में मिलता है। हाँ। जब सादत अली खां सुरक्षा की वो 76 लाख की कीमत नहीं चुका पाए, तो उन्होंने सुरक्षा की उसी गारंटी को बनाए रखने के लिए अपना आधा राज्य ही अंग्रेजों को सौंप दिया। आधा राज्य, बिल्कुल सही। हमारे ऐतिहासिक नोट साफ तौर पर बताते हैं कि गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा और एटा के सारे उपजाऊ क्षेत्र पूरी तरह से कंपनी के अधीन कर दिए गए। अब यहाँ ये सवाल बहुत परेशान करता है, क्या इन स्थानीय नवाबों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जिस बाहरी खतरे से बचने के लिए वे अपने ही राज्य के टुकड़े काटकर अंग्रेजों को दे रहे हैं, असल में खुद अंग्रेज ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे? ये समझना आवश्यक है कि उस समय शासकों के पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। 1801 और 1808 के बीच एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक घटना घट चुकी थी। कौन सी घटना? 1803 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा के आसपास मराठों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और अलीगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, यानी जो एक आखिरी ताकत थी जिससे कोई गठबंधन किया जा सकता था, वो भी खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल। मराठों की हार के बाद पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई सैन्य शक्ति बची ही नहीं थी। अवध के शासकों के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं थी, क्योंकि सहायक संधि की शर्त ही यही थी कि राज्य अपनी सेना भंग कर देगा। बाप रे! जब आपके पास अपनी सेना ना हो और आपके आसपास कोई ऐसा राज्य ना हो जो आपकी मदद कर सके, तो आप केवल वही कर सकते हैं जो सामने वाला आपसे करने को कहे। शासकों को शायद खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक वे पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। एक तरह से उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, और इसी निरंतर दबाव, संधियों और जमीन हथियाने के सिलसिले ने वो आधार तैयार किया जो 1836 में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के रूप में सामने आया। 1836? 1836 में इस पूरे क्षेत्र का, जो कभी अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का हिस्सा हुआ करता था, एक आधिकारिक ब्रिटिश प्रांत के रूप में नामकरण कर दिया गया। इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नाम दिया गया। जी। और इसमें केवल अवध के कटे हुए हिस्से या रुहेलखंड ही नहीं थे, बल्कि दिल्ली और अजमेर तक का क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया गया था। देखिए, ये 1836 का साल केवल एक नाम बदलने की घटना नहीं थी। ये एक ऐलान था। ये इस बात का आधिकारिक प्रमाण था कि अब कंपनी केवल एक प्रभाव डालने वाली ताकत नहीं रह गई है, बल्कि वो एक प्रत्यक्ष प्रशासक बन चुकी है। आज हम जिस उत्तर प्रदेश को एक भौगोलिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में देखते हैं ना, उसका शुरुआती खाका इसी उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गठन के साथ खींचा गया था। 5 स्वतंत्र राज्य जो कभी अपनी क्षेत्रीय पहचान पर गर्व करते थे, अब एक ब्रिटिश फाइल के पन्नों में समेटे जा चुके थे। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो हमने एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक सफर तय किया है। 1707 में जो क्षेत्र शक्तिशाली मुगलों का अजय दिल था, हमने अपनी आंखों के सामने उसे पहले 5 अलग अलग टुकड़ों नाजिफ खान, रुहेले, फर्रुखाबाद, अवध और मराठा क्षेत्रों में बिखरते देखा। बिल्कुल। और फिर महज एक सदी के भीतर एक विदेशी कंपनी ने अपनी सैन्य ताकत से ज्यादा अपनी सहायक संधियों और कूटनीतिक दबाव के जरिए इन सभी को एक उत्तरी पश्चिमी प्रांत में विलीन कर दिया। इतिहास केवल तारीखों का ब्यौरा नहीं है, ये इंसानी फितरत और राजनीतिक भूलों का एक बहुत बड़ा आईना है। हमारे आज के इन स्रोतों से जो सबसे स्पष्ट और सबसे कड़वी सच्चाई निकल कर आती है, वो ये है कि इन सभी स्थानीय शासकों ने सुरक्षा हासिल करने के लालच में अपनी जमीन,
अपनी अर्थव्यवस्था और अंततः अपनी संप्रभुता का ही सौदा कर लिया। सुरक्षा के नाम पर अपनी ही स्वतंत्रता को गिरवी रख देना, ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। और यही वो अंतिम और गहरा विचार है जो ये इतिहास हमारे सामने छोड़ जाता है। जब भी कोई कमजोर पक्ष एक ताकतवर बाहरी शक्ति से अपनी सुरक्षा खरीदने के लिए समझौते करता है, तो क्या वो वास्तव में सुरक्षित हो रहा होता है या वो केवल अपनी गुलामी की किश्तें चुका रहा होता है? हमें ये सोचना होगा कि इन 5 राज्यों का पतन केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर थी। तो फिर उनका पतन शायद इसलिए हुआ क्योंकि ये क्षेत्रीय ताकतें कभी अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर उस बड़े खतरे को पहचान ही नहीं पाई जो उनके दरवाजे पर खड़ा था। उस बिना पिलर वाले इमामबाड़े की तरह बाहर से देखने में भव्य, लेकिन बिना किसी मजबूत राजनीतिक बुनियाद के, और अंततः बिना बुनियाद का वो पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा एक दिन जमीन पर आ गिरा। इतिहास की ये घटनाएं हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती, बल्कि वे हमें सत्ता, सुरक्षा और संप्रभुता के असली मतलब समझाती हैं। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। स्रोतों के पन्नों में छुपे ऐसे ही और रहस्यों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए इतिहास की गहराइयों में उतरते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए।